दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आज के बाद कभी भी इंटरनेट यूज़ करने को नहीं मिलेगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के बाद आप कभी भी देश से बाहर नहीं जा पाएँगे, इस देश के बाहर क्या चल रहा है ये कभी सुन नहीं पाएँगे। शाम होते ही आपके घरों में अंधेरा हो जाएगा, आपके पास कोई लाइट नहीं होगी, आपके घरों में कोई बाथरूम नहीं होगा। अगर आपको नहाना है या कपड़े धोने हैं तो आपको रिवर पे जाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, अगर मैं कहूँ आपके पास टीवी नहीं होगा, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? जिन चीज़ों को दोस्तों हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी लाइफ जीते हैं नॉर्थ कोरिया के 99% पॉपुलेशन। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जहाँ एक तरफ वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, जहाँ एक तरफ न्यूक्लियर पावर है, जहाँ उसके पास करोड़ों का इलीगल कारोबार है, वहीं दूसरी तरफ जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके पास बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है। They would eat the rats and then they would get sick and some Yeah. of them would die. Yeah, a And lot then- of them die. And then the rats would eat them. Yeah, it's like the cycle we talk about. It's like that's a spring is for North Korea, a season of death. And so the diseases that they would get from the rats, they were willing to risk those diseases just because of hunger. Because when you're so there's a North Korean proverb. There's no wish for the person who died after their stomach is full. So even in middle of the earthquake, the North Koreans not try to run. So my mom was talking about the tale when she was in the university. There's earthquake happening. And do you know what these students doing is not running out of the building and try to survive. They go to kitchen. So before they die, they eat at least. So they can die. So if you have that promise of eating a one meal, they're gonna risk everything for that. So it's just an entire country in a perpetual state of starvation. Yeah. बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, लाइफ बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक ऑटोक्रेटिक लीडर है, रूलर है, जो कहता है लोगों को वही बांटना पड़ता है। अगर आप 100% डिवोशन नहीं दिखाते हैं उनके खिलाफ तो आपको मारा जा सकता है। बीच में कुछ इस टाइप के रूल्स आए थे कि अगर आप उनके जैसे बाल नहीं कटवाते हैं तो आपको मारा जा सकता है। आपके पास कंट्री एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। We cannot just cross anywhere because the border guards watching us and they would shoot us. We bribe the border guards, but we cannot bribe every guard because 100 meters, guards. So somebody would shoot us from there. It was very scary. I thought I was gonna be shot. अगर सोचा जाए दोस्तों तो नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक ऐसी कंट्री है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि जो वहाँ पैदा होता है उसने शायद पिछले जन्म में कोई ऐसे पाप किए होंगे कि वो वहाँ पैदा हो गया। सोच के देखिए दोस्तों, पूरी लाइफ एक जेल की तरह बितानी पड़ती है बिना बेसिक एमिनिटी के। जहाँ आज पूरे वर्ल्ड में इतना कुछ है, वहाँ नॉर्थ कोरिया के लोगों को बेसिक एमिनिटीज भी नहीं मिलती है। इंटरनेट नहीं मिलता है, टीवी नहीं मिलता है, मोबाइल फोन नहीं मिलता है, एस्केलेटर्स लिफ्ट नहीं मिलते हैं यूज करने के लिए, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, उनको गरीब रखा जाता है। ये सब हो रहा है आज के युग में दोस्तों। हम आज से 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, ये सब आज के युग में हो रहा है। जहाँ मैं और आप यूपीआई की बातें करते हैं, जहाँ मैं और आप पूरे विदेश में घूमने की बातें करते हैं, जहाँ मैं और आप अपने फ्यूचर की बातें करते हैं, जहाँ मैं और आप हर रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हर सेकंड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वही एक ऐसा देश है जहाँ पर आज कुछ भी नहीं है, सब कुछ तबाह हो चुका है। ये कैसे हुआ दोस्तों? नॉर्थ कोरिया ऐसा देश कैसे बन गया? वहाँ का एक रूलर अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतना दबा के कैसे रख पाता है? ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही देश होते थे। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, उस समय नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो पार्ट में बट गए। जो नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट था वो यूएसएसआर यानी कि आज के रशिया के अंडर आ गया। जो साउथ कोरिया वाला पार्ट था वो यूएसए के अंडर आ गया। और ये डिसाइड किया गया कि क्योंकि यूएसए और रशिया दोनों अपोजिट टीम में थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर में, तो मिलके तो वो इस कंट्री को एक कंट्री नहीं बना पाएंगे, तो इस कंट्री को तोड़ना ही सही माना गया। उस समय नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश बन गए। जहां एक तरफ साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और आज वर्ल्ड लीडर है बहुत सारी चीजों में, वहीं नॉर्थ कोरिया एक ऑटोक्रेटिक यानी कि एक सिंगल पर्सन गवर्न देश बन गया। वहां के रूलर को वहां का भगवान माना जाने लगा। और आज के जो रूलर हैं किम जोंग उन, उनके दादाजी नॉर्थ कोरिया के फाउंडर बने और लोगों को रूल करने लगे। 70 दशकों से 3 पीढ़ियों ने नॉर्थ कोरिया को रूल किया है। उनका जो रूल है वो बहुत ज्यादा क्राइम से भरा हुआ है। वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा पढ़ लिख ना पाए, बाहर के बारे में जान ना पाए, इसीलिए उनको दबा के रखा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों नॉर्थ कोरिया एक सिक्योरिड कंट्री बन गया है?
क्यों वो इतना मुश्किल है नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए बाहर निकलना? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को जानने के लिए आइए उनके ऑटोक्रेटिक लीडर किम जोंग उन के बारे में पहला थोड़ा जानते हैं। उनके चाइल्डहुड को समझने की कोशिश करते हैं। किम जोंग उनका चाइल्डहुड मेरे और आपके जैसे चाइल्डहुड जैसा नहीं था। उस समय उनके दादाजी, जैसे मैंने बताया, वो नॉर्थ कोरिया के रूलर थे और अपने रूल के अगेंस्ट उनको बहुत सारे खतरे थे। इस चक्कर में 6 साल की उम्र तक किम जोंग उनको घर से भी नहीं निकलना दिया गया। जब उन्हें खेलना होता था तो उन्हें अपने बराबर के दोस्त नहीं मिलते थे। 30-40 ईयर्स के बॉडीगार्ड उनके साथ खेलते थे। उनके खाने को उनको टेस्ट करके दिया जाता था। यहाँ तक कि उनके स्टूल को भी प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाता था, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी एनिमी के हाथ लग जाए जो कि उसमें से उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल ले। एक एक चीज उनको बहुत रिस्ट्रिक्शन से दी जाती थी। इस चक्कर में उनका जो बचपन था वो बहुत लोनली था और बहुत अकेलापन था उसमें। उनको पहली बार इंडिपेंडेंस मिलती है जब उन्हें पढ़ने के लिए यूएसए भेजा जाता है और वो अपने मामा के घर जाके रुकते हैं और वहाँ की यूनिवर्सिटी और वहाँ का स्कूल अटेंड कर। किम जोंग उनको बास्केटबॉल का बहुत शौक था। उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा बास्केटबॉल खेलते थे, वो पढ़ाई में भी अच्छे थे और वहाँ के नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीते थे। उनके पास बहुत पैसा था तो बहुत पार्टी करते थे, घूमते थे, फिरते थे और ऐश करते थे। और वेस्टर्न सोसाइटी को समझने वाले वो नॉर्थ कोरिया के पहले रूलर बने। उनको वेस्टर्न सोसाइटी की लाइफ के बारे में, ओपननेस के बारे में, वहाँ पर जो कल्चर है उसके बारे में, वुमेन्स की पावर के बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला जब वो अपनी लाइफ यूएस में बिता रहे थे। लेकिन उनकी पूरी लाइफ दोबारा से चेंज हो जाती है जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो उनके मामी और मामा को ऐसा लगता है कि अब उनकी लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है और वो एक रात बिना किम जोंग उनको बताए उनको छोड़ के वहां से निकल जाते हैं। इस चीज का उन पे बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। सोच के देखिए दोस्तों, 17 साल का एक बच्चा जिसका चाइल्डहुड बिल्कुल लोनली रहा हो, जो फाइनली जाके एक अच्छी जिंदगी यूएस में बिताना शुरू करे और एकदम से जिन लोगों के बीच वो रह रहा है, जिनको वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, वो ही उसको रात में छोड़ के निकल जाए, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी। ये सब होने के बाद उन्हें वापस से नॉर्थ कोरिया बुला लिया जाता है और नॉर्थ कोरिया जाने के बाद 2011 तक वो वहाँ की लाइफ को समझते हैं। 2011 में उनके फादर की डेथ हो जाती है और 2011 में उनको 27 साल की उम्र में नॉर्थ कोरिया का लीडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ही किम जोंग उन रूलर बनते हैं तो लोगों को उनमें बहुत उम्मीद जाग जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किम जोंग उन यूएसए से आए हैं, उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में पता है, तो सबको ऐसा लगता है कि वो डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करें। और शुरुआती सालों में होता भी यही है। किम जोंग उन अपनी पहली स्पीच में ही नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये बोलते हैं कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें लाइफ में कभी भी अपनी बेल्ट टाइट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि अब उन्हें कभी भी डर के नहीं रहना पड़ेगा। वो बहुत सारे मॉल स्टार्ट करते हैं, स्कीइंग पार्क स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट लेके आते हैं, पहली बार नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फोन्स लेके आते हैं और जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड में चीजें हो रही होती है वो सारी की सारी चीजें डिक्लेयर करते हैं। फाइनली पूरी दुनिया को और नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये लगता है कि उनकी लाइफ आजादी के 70 साल बाद अब अच्छी होने वाली है, सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस करते हैं। यही नहीं दोस्तों, वो शादी करते हैं एक बहुत ही फेमस सिंगर से, जिससे कि लोगों में उनका कनेक्ट और बनता है। लोगों से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं और बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो लोगों में से ही निकल के आए हैं। ये बिल्कुल अपोजिट होता है उनके फादर और उनके दादाजी के टाइम के। उनके फादर और उनके दादाजी बिल्कुल भगवान की तरह रहते थे, लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते थे, लोगों पे खूब क्राइम करते थे, बड़ी बड़ी सजाएं देते थे, लोगों को बाहर नहीं जाने देते थे, लोगों को बाहर का एक्सेस नहीं होने देते थे। लेकिन किम जोंग उनके शुरुआती ईयर्स बिल्कुल ऐसे नहीं थे। लोगों को अच्छा लगने लग जाता है, लोगों को लगता है कि फाइनली हमें एक ऐसा रूलर मिला है जो हमारी लाइफ को अच्छा बना देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादा समय तक ऐसा रहता नहीं। बहुत जल्दी किम जोंग उनको ऐसा लगने लग जाता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, इन सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद लोगों को ऐसा रियलाइज होने लग जाएगा कि नॉर्थ कोरिया में उनके साथ बहुत गलत होना है। लोग कंट्री छोड़ना चाहेंगे या फिर डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। इन सारे डरों को बढ़ता देखकर वापस से लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। इंटरनेट का एक्सेस लोगों से खींच लिया जाता है। आज भी वहाँ इंटरनेट है, लेकिन वो इंटरनेट सिर्फ कंट्री के अंदर ही ऑपरेट करता है, बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। लोगों से मोबाइल फोन ले दिए जाते हैं। एप्पल और बहुत सारे और स्मार्टफोन्स को बैन कर दिया जाता है। आज वहाँ के लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो वहीं के ही बने हुए स्मार्टफोन्स हैं। टीवी का एक्सेस भी छीन लिया जाता है। जो आज वहाँ पे चैनल आता है वो हमारे पापा और दादा के जमाने में जैसे दूरदर्शन चलता था, उस टाइप के चैनल्स वहाँ पर चलते हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा को ही दिखाते हैं। धीरे धीरे करके किम जोंग उनकी इमेज बदलने लग जाती है। लेकिन किम जोंग उनको ऐसा रियलाइज होने लग जाता है कि इमेज बदलने से भी उनका ज्यादा फायदा होने नहीं वाला है। हो सकता है कि लोग अब उनके अगेंस्ट आ जाए। तो वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि मुझे 2 लीडर्स चाहिए। एक, वो अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, जिस पर्सनालिटी को वो अप्रोचेबल रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम ना आए,
उनकी इमेज ऐसी बनी रहे कि वो नॉर्थ कोरिया को एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि एक ऐसा भी एसोसिएशन आए उनके साथ में रूल करने के लिए जिससे लोग डरे। यहाँ पर एंट्री होती है 2018 में उनकी बहन की। उनकी सिस्टर उनकी प्रोपेगेंडा चीफ करके निकलती है। 2011 तक उनको बहुत सीक्रेट रखा जाता है। इनफैक्ट 2011 से 2015 तक भी उनका रोल बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन फाइनली 2015 के बाद उनका रोल बढ़ने लग जाता है। जैसे कि मैंने बताया, किम जोंग उन को ये रियलाइज होने लग जाता है कि अगर उन्हें अप्रोचेबल बन के रहना है तो उन्हें कोई तो चाहिए जिससे लोग डरे। वहां पर वो अपनी सिस्टर को पावर देना शुरू करते हैं, उसको अपनी कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड लीडर बना देते हैं। कोई भी प्रेस रिलीज जो कि नॉर्थ कोरिया में होती है वो उनकी सिस्टर की परमिशन से ही होती है। यहाँ तक कि उनकी सिस्टर अमेरिका को और साउथ कोरिया को सीधी जबान में डराने धमकाने लग जाती है, अटैक की बात करने लग जाती है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करने लग जाती है। जितने भी नॉर्थ कोरिया के अंदर असैसिनेशन के रूल्स पास होते हैं या फिर लोगों के खिलाफ अत्याचार वाले कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो सारे के सारे डिसीजन उनकी सिस्टर लेने लग जाती है। एक तरीके से किम जोंग उन अपने आप को किसी भी हार्श डिसीजन से या किसी भी क्राइम से या किसी भी एट्रोसिटीज से थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। और 2020 में 1950 के पहली बार उनके सिस्टर के ऑर्डर पे उनकी आर्मी साउथ कोरिया पे अटैक करती है और बहुत सारे बिल्डिंग्स को बॉम्ब कर देती है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी उनकी सिस्टर से पूरा कंट्री डरती है। सबको पता है कि उनकी सिस्टर सब कुछ किम जोंग उन के कहने पे कर रही है, लेकिन किम जोंग उन ने आज भी अपनी इमेज जो है वो अप्रोचेबल बना रखी है। इस स्ट्रैटेजी को दोस्तों गुड कॉप और बैड कॉप की स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति तो आपके साथ बहुत अच्छा बन के रहता है और दूसरा व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा डराता है। तो अगर सिचुएशन बिगड़ने लग जाएगी आने वाले टाइम में, कभी भी अगर लोगों का अवसर जाने लग जाएगा तो वो अपनी सिस्टर को नीचे कर देंगे और वो बोलेंगे कि मैं अब फ्रंट टाइम पे डिसीजन लूंगा क्योंकि मैं तो आपका दोस्त हूँ। वहीं दूसरी तरफ लोगों में इतना दम ना आ जाए कि वो आवाज उठा पाए, लोगों में इतना पावर ना आ जाए कि वो एक अपसर्ज कर पाए। उनकी सिस्टर जो है क्राइम करती रहती है और लोगों को डरा के रखती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही लाजमी आता है कि अगर नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन इतनी खराब है, जैसे कि मैंने बताया आज भी वहाँ पर लाइट नहीं है, लोगों के पास मोबाइल फोन्स अच्छे नहीं है, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, लोगों के पास प्रॉपर टीवी नहीं है, लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, लोगों के घर में बाथरूम्स नहीं है और लोगों को दबा के रखा जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे उनको मार दिया जाता है, असैसिनेशन की खबर सुनाई जाती है, पूरी पूरी लाइफ लोगों को जेल में डाल के रखा जाता है और जैसा मन करता है वहाँ की रिजीम लोगों के साथ वैसा बिहेवियर ऑपरेट करती है। ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है। तो अगर इतनी सिचुएशन खराब है तो वहाँ के लोग भाग क्यों नहीं जाते, वहाँ के लोग निकल क्यों नहीं जाते? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा नॉर्थ कोरिया का नक्शा। अगर आप नॉर्थ कोरिया को नक्शे को देखें जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, तो आप ये देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया के साउथ में साउथ कोरिया है। अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ निकल के चले जाए, क्योंकि ये लैंड से मिले हुए हैं, बीच में बस एक डिवाइड है, अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया चले जाए तो साउथ कोरिया उन लोगों को एक्सेप्ट करके अपनी कंट्री का सिटीजनशिप दे देता है। आज अगर आप देखें तो पूरे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर लैंड माइन्स बिछे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे हुए हैं और ये हैवीली आर्म्ड एरिया है। आर्मी पूरे टाइम यहाँ पे नजर रखती है और आर्मी को इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको कोई भी इस लाइन को क्रॉस करता हुआ दिख जाए दोनों साइड से, तो आप बिना देखे बिना सोचे उनको शूट कर सकते हैं। शूट एट साइड के ऑर्डर्स। अगर लोग आर्मी से बच भी जाएं तो लैंड माइन्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाते हैं और बॉम्ब फूट जाते हैं और लोग मर जाते हैं। और वायर्स हैं इलेक्ट्रिकल, अगर लोग उनको छू लें तो शॉक लग के मर जाते हैं। तो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आज जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया का रास्ता अपना लिया था और साउथ कोरिया ने उनको सिटीजनशिप भी दी है और वो लाइफ अपनी बहुत अच्छे से साउथ कोरिया में जी रहे हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें ईस्ट और वेस्ट, तो दोनों तरफ समुद्र है। अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाते हैं तो आपको सी ऑफ जापान मिलता है। इस सी को क्रॉस करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर कोई शिप नहीं है, यहाँ पर कोई बोट नहीं मिलती है। ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ कोरिया चाहता नहीं कि कोई भी निकल के वहाँ से जापान पहुंचे, इसलिए यहाँ पर कोई शिप नहीं है, यहाँ पर कोई बोट नहीं है। अगर आप तैरने की भी सोचें तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस है, पर फिर भी कुछ लोगों ने पूरा का पूरा समुद्र तैर के भी पार किया हुआ है। लोग सोचते हैं कि नॉर्थ कोरिया में मरने से अच्छा तो यही है कि समुद्र में मर जाएं, और कुछ लोग एक्चुअली तैर के जापान पहुंचे हुए हैं। अगर आप किसी तरीके से जापान पहुंच जाते हैं तो जापान आपको आराम से साउथ कोरिया डिपोर्ट कर देता है और साउथ कोरिया वापस से आपको सिटीजनशिप दे देता है। तो नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास ये एक रास्ता आज भी एग्जिस्ट करता है। पर आप सब सोच सकते हैं कि पूरा समुद्र क्रॉस करके जापान पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है और 99% लोग या तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे या फिर कोई ना कोई आर्मी की शिप उनको देख लेगी और उनको वहीं पे मार देगी। तो ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस रास्ते को ले लेते हैं। अब अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है वो चाइना के साथ है।
तो कोई भी व्यक्ति एक्चुअली नॉर्थ कोरिया से चाइना जा सकता है। ये जाना भी इतना मुश्किल नहीं है, एक रिवर है बीच में, लेकिन आप उस रिवर को क्रॉस करके चाइना पहुंच सकते हैं। पर चाइना की जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के फेवर में। अनलाइक जापान, जो कि नॉर्थ कोरिया से आए हुए लोगों को साउथ कोरिया डिपोर्ट करता है और फिर साउथ कोरिया उनको अपनी सिटीजनशिप दे देता है, चाइना एक्चुअली उन सारे लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया भेज देता है और नॉर्थ कोरिया भेजते ही नॉर्थ कोरिया में उन लोगों को मार दिया जाता है। इनफैक्ट जो लोग चाइना पहुंच जाते हैं या फिर किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया एस्केप कर जाते हैं, अगर उनके परिवार वाले भी छूट जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया में उनको भी मार दिया जाता है। North Korea's three-generation rule is a policy that states that the punishment for any political crime is extended to 3 generations of the offender's family. This means that punishments for the crime committed would include the perpetrator's children and grandchildren. This frequently entails life sentences, in which children are born in prison and grow up as inmates, stemming from the philosophy of guilty blood ingrained in them. This vicarious law was established in 1950, with the intention of eradicating the bloodline of North Korean counter-revolutionaries after the war. It is also seen as a way to ensure loyalty to the government and to maintain control over the population. तो चाइना जाना जहाँ थोड़ा आसान है, लेकिन अगर चाइना में लोग पकड़े जाते हैं तो उनकी लाइफ उतनी ही बदतर हो जाती है और उनको वापस से नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना में एक्चुअली आज भी ऐसे कुछ बॉर्डर पे विलेजेस हैं जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लोगों से मिलकर ही बने हैं। अगर आप किसी तरीके से इन विलेजेस में पहुंच जाते हैं तो वो लोग चाइना की गवर्नमेंट को आपकी कंप्लेंट नहीं करते और आप छुप के रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉर्थ कोरिया से चाइना पहुंचे हैं और इन विलेजेस में पहुंच गए हैं और वहां पर छुप के सालों साल रहे हैं, लेकिन लाइफ वहां पे सिंपल नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट से आपको छुप के रहना होता है, इसलिए आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर लड़कियां वहां पहुंच जाती हो तो उनको प्रोस्टिट्यूशन में भेज दिया जाता है, अगर लड़के वहां पहुंच जाते हैं तो उनको स्लेवरी में भेज दिया जाता है। लोग 200-200 रुपए 300-300 रुपए में बिके हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस हमें पता लगे हैं जहाँ पे 10-10 साल 15-15 साल लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में फंसी रह गई हैं। तो लाइफ यहाँ पर भी जाके कुछ खास अच्छी नहीं हो जाती है, पर फिर भी लोग नॉर्थ कोरिया की लाइफ से चाइना की लाइफ को बेटर मानते हैं और किसी तरीके से चाइना जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी भी कोशिश करते हैं कि अगर वो किसी तरीके से चाइना पहुंच जाएं और चाइना की गवर्नमेंट उनको ना पकड़ पाए तो वो चाइना से किसी तरीके से थाईलैंड पहुंच जाए और थाईलैंड के रास्ते वापस से साउथ कोरिया पहुंच जाए। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि चाइना से थाईलैंड का रास्ता बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत मुश्किल होती है लोगों को छुप छुपा के थाईलैंड पहुंचने में। बट फिर भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जहां पर लोग चाइना के थ्रू थाईलैंड पहुंचे हैं और वापस थाईलैंड से साउथ कोरिया आ गए और साउथ कोरिया ने उनको अपना लिया। वहीं अगर हम नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर रशिया आता है। रशिया की पॉलिसी भी नॉर्थ कोरिया प्रो है। अगर कोई भी व्यक्ति गलती से रशिया पहुंच जाता है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, रिवर के थ्रू जाया जा सकता है, तो रशिया भी उनको वापस से नॉर्थ कोरिया में डिपोर्ट कर देती है और नॉर्थ कोरिया में उनको मार दिया जाता है। तो चाइना और रशिया दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर है। सबसे अच्छा रास्ता बैठता है साउथ कोरिया जाना, जो कि सबसे मुश्किल है। दूसरा बेस्ट ऑप्शन बैठता है जापान जाना, जो कि और बहुत मुश्किल है। बट फिर भी हमें ऐसे बहुत सारी स्टोरीज सुनने में मिली है जिसमें एक्चुअली लोगों ने इन सारे रास्तों को लेकर एस्केप किया हुआ है और फिर नॉर्थ कोरिया की जो हिडन स्टोरीज हैं वो आपके और मेरे जैसे लोगों तक पहुंचाई हुई है। ऐसे ही एक बहुत फेमस स्टोरी है योमिनी पार्क की। योमिनी पार्क नॉर्थ कोरिया में रहती थी। वो यंग गर्ल थी और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो नॉर्थ कोरिया छोड़ के चाइना चली जाएंगी। वो और उनकी मदर किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया से एस्केप करे और चाइना पहुंच गए। चाइना पहुंचने के बाद वो चाइना के उस विलेज में पहुंच गए जहां पर कोरियन सपोर्टर्स हैं और वहां पर पहुंचकर उनको बेच दिया गया। उनकी मदर को बेचा गया प्रोस्टिट्यूशन में और उनको बेचा गया प्रोस्टिट्यूशन। 2 साल तक उन्हें मल्टीपल टाइम्स बेचा गया और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन का सामना करना पड़ा। लाइफ बहुत टफ थी, लेकिन फिर भी आज वो अपने वीडियोस में बताती है कि वो लाइफ भी नॉर्थ कोरिया से बेटर थी। यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपनी मदर को किसी और को बेचा, ये सोच के कि उसके पास ज्यादा पैसा है, उनकी मदर कम से कम इंसानों की तरह जिंदा तो रह पाए। सोचिए दोस्तों, जहां आज हम प्रोस्टिट्यूशन को इतना गलत मानते हैं, जहां हम जानते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, वहां पर एक डॉटर अपनी मदर को एज अ प्रोस्टिट्यूट सेल कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता है कि उनकी लाइफ एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया की लाइफ से बेटर हो जाएगी। योमिनी पार्क की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। 2 साल तक प्रोस्टिट्यूशन और इन सारे चीज़ों में फंसने के बाद किसी तरीके से दोस्तों को गोबी डेजर्ट, जो कि बहुत बड़ा डेजर्ट है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, जहाँ पे रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वहाँ खाना नहीं मिलता, वहाँ पानी नहीं मिलता, किसी तरीके से वो और उनकी मदर 2 साल चाइना में रहने के बाद गोबी डेजर्ट के थ्रू साउथ कोरिया पहुँच जाते हैं और साउथ कोरिया में उनको अपना लिया जाता है और उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। आज अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देखेंगे कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया की कितनी भयंकर स्टोरीज बताई है।
उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका मल्टीपल टाइम रेप हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने एस्केप किया तो उनके पास पानी की एक बॉटल भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब वो साउथ कोरिया पहुंचे और उन्होंने एस्केलेटर्स देखी तो वो शॉक्ड हो गई। उन्हें लगा कि ये क्या चीज़ है जो कि ऊपर जा रही है अपने आप। जब उन्होंने लोगों के हाथ में मोबाइल देखा तो उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि लाइफ ऐसी भी हो सकती है। जब उन्होंने मॉल्स देखे तो उन्हें लगा अच्छा यहाँ पर लोग इस तरीके से जीते हैं, लोग इंडिपेंडेंटली घूम सकते हैं, लोग खाना पीना खुद कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने रात को देखा कि यहाँ लाइट है तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि उनको नॉर्थ कोरिया में हमेशा ऐसा बताया जाता था कि साउथ कोरिया के हालत और बदतर है। और क्योंकि बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया तक नहीं आती तो उन्हें कभी पता ही नहीं था कि साउथ कोरिया में लाइफ इतनी अच्छी है। तो एक तरफ दोस्तों 1945 में जहाँ दो देश एक ही टाइम पे आज़ाद होते हैं, वहाँ पे साउथ कोरिया जैसा देश डेमोक्रेटिक कंट्री बन के इतना अपने लोगों के लिए करके ले जाता है और डेवलप नेशन बन जाता है। वहीं नॉर्थ कोरिया अपने लोगों को इतनी बुरी तरीके से दबा देता है सिर्फ एक परिवार और एक इंसान को पावर में रखने के लिए। तो दोस्तों ये थी नॉर्थ कोरिया की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको किम जोंग उन के बचपन के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी करंट रजीम के बारे में, नॉर्थ कोरिया के लोगों के बारे में, अगर कोई वहाँ से निकलना चाहता है तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं दोबारा ऐसे वीडियो डालूँ तो आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।